नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम पॉलिटी के टॉप के जो एमसीक्यू हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको करवाऊंगा ये सारे ही आपके पहले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। लेवल देखिए आपका इसमें मॉडरेट टू हाई रहने वाला है, इजी भी है, मॉडरेट भी है और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हैं। जिस तरह से यूकेएसएससी द्वारा परीक्षा में क्वेश्चंस को पूछा जाता है उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। तो लगभग आपके 50 क्वेश्चन से आपके पॉलिटी के रहने वाले हैं। तो आपकी जो आप एग्जाम होने वाला है, आपका जो 30 जून को आबकारी परिवहन का जो एग्जाम होने वाला है, और जो आपका 14 जुलाई को पीसीएस का एग्जाम होगा, पीसीएस प्री का जो एग्जाम होगा, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपके पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे, जो आप जिनमें से इस वीडियो में से आपको क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। पॉलिटी देखिए 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं पॉलिटी से, और ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। जिस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं लेवल के क्वेश्चंस को यहाँ पे इस वीडियो में हम लोगों ने रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो चलिए आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो ऑप्शन दे रखा है न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी विधायी प्रक्रिया, ऑप्शन डी कार्यकारी प्रक्रिया। तो देखिए, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के थ्रू राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 आपने याद रखना है, किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। तो ये राष्ट्रपति की जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में अक्सर रिपीट होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग लगाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति पर। और इसमें देखिए एक क्वेश्चन कई बार ये भी पूछता है कि अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या फिर महाभियोग लगाया जा सकता है, लगाया जा चुका है। तो एक भी व्यक्ति, एक भी राष्ट्रपति नहीं है जिस पे महाभियोग लगाया है। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन, देखिए, कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पहले परीक्षाओं में आ गया। तो कौन सा अनुच्छेद है जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता, यानी कि मुफ्त में जो आपको कानूनी सहायता है, वकील है, उसकी सुविधा देता है गरीबों को और न्याय सुनिश्चित कराने के लिए? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है, अनुच्छेद 39A। अनुच्छेद 39A के तहत जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं उनको मुफ्त में यानी कि फ्री में कानूनी सहायता यानी कि वकील उपलब्ध कराता है। कौन सा अनुच्छेद? 39A में ये सुनिश्चित किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है। नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन, यानी कि अगर आपने कोई नए राज्य का निर्माण करना है या राज्य का नाम में परिवर्तन करना है, तो किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दे रखा है पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। तो पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी अगर राज्य का निर्माण करना है या राज्य का नाम में परिवर्तन करना है। तो जैसे आपको सभी को पता होगा कि पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल के बाद इसको उत्तराखंड किया गया, यानी कि अनुसूची 1 में संशोधन किया गया है, तब जाके ये नाम परिवर्तन हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अनुसूची वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति को अधिकार को संरक्षण देता है? यानी कि अगर आपने अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति से विवाह करना है तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपको यह हक देता है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21, जिसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं। निजता का अधिकार भी बोला जाता है। कई बार ये पूछता है कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 21 में है। और इस अलग तरीके से अगर पूछेगा तो पूछेगा कि अगर किसी व्यक्ति को अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करना है तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में उसको संरक्षण प्राप्त है, तो अनुच्छेद 21 के तहत, जिसको निजता का अधिकार कहा जाता है, आप अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह कर सकते हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी किस अधिनियम के तहत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रांत थे उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, भारत सरकार अधिनियम 1935। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? यूएसए के संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत का जो संविधान है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि भारत सरकार अधिनियम के कई जो अनुच्छेद हैं उनको एज इट इज उठा के संविधान में रख दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसका लाभ क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, दृढ़ राज्य। तो अगर शासन एकात्मक पद्धति पे कार्य करेगा तो वह राज्य जो होगा वो दृढ़ होगा, यानी कि दृढ़ राज्य इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि रिटर्न में नहीं है? देखिए, यूएसए का संविधान लिखित में है, पाकिस्तान का भी संविधान लिखित में है, भारत का भी संविधान लिखित में है, बट यूके यूनाइटेड किंगडम का जो संविधान है वह अलिखित है, रिटर्न में नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है ये भी। अगला क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, पूछा है। तो देखिए, जो भारत की जो संविधान सभा जब गठित हुई थी तो उस संविधान सभा के सदस्य कौन थे, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए रहेगा, राजनीतिक दलों द्वारा नामित। तो ये गलत है। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो संविधान सभा जो बनी थी भारत के संविधान को निर्माण करने के लिए, तो उनके जो सदस्य थे जितने भी हमारे भारत में प्रांत थे, पहले जिले नहीं हुआ करते थे, पहले प्रांत हुआ करते थे, तो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित जो सदस्य थे वह संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी, पूछा। यानी कि जो भारत में जो संघ का जो कॉन्सेप्ट है वह कहां से लिया था? ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। तो संघीय वाला जो कॉन्सेप्ट है वह कनाडा से लिया गया था, कनाडा के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन, आप सभी को पता होगा कि भारत का जो संविधान है वह विधि का शासन है। विधि का शासन मतलब यह कि जो कानून होता है वो सर्वोपरि है। कई बार पूछता है विधि का शासन का मतलब, तो कानून सर्वोपरि है। इवन कोई सरकार है, चाहे राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, वह भी विधि से ऊपर नहीं है। तो हमारे जो भारत है, भारत देश का जो संविधान है वहाँ कानून सर्वोपरि है। विधि का शासन का मतलब यही होता है, कानून जो है आपका सर्वोपरि है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया था आपका ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विधि का जो शासन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो ये तो आप सभी को पता होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कि प्रारूपण यानी कि आपका जो ड्राफ्ट कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे आप सभी को बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। अब यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, पूछा है। तो अंबेडकर जी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी जी थे, के एम मुंशी थे, बट राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। तो राजेंद्र प्रसाद प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, अगर भारतीय संविधान में कुछ भी संशोधन करना है तो जो संशोधन होता है वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है। के जो नियम लिखे हुए उस नियम के तहत संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 368 उसी को बताता है कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो आप अनुच्छेद 368 के तहत ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कि भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षण, जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है आपका भारतीय संविधान का, तो उसमें संशोधन नहीं करने के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किन किन चीजों को आप जो चेंज है उसको नहीं कर सकते, यहाँ ये पूछा है। तो इसमें देखिए, संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और सांसद शासन की संसदीय प्रणाली को आप संशोधित नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जिसको जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली? तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वह किस देश से लिया है? तो यूएसए से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट। जुडिशियल रिव्यू देखिए, भारत में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की अगर हम बात करें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें, तो अनुच्छेद 32 के तहत वह पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि न्यायिक समीक्षा कर सकता है। अगर हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो 226 अनुच्छेद के अंतर्गत वह किसी भी कानून की उसका अवलोकन कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है कॉन्सेप्ट जुडिशियल रिव्यू का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? ऑब्वियस ही बात है, भारत का ही है, लिखित भी है और सबसे बड़ा भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? तो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है आपका मिनी संविधान, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित का मिलान करना है। देखिए यहाँ पे स्तंभ 1 दे रखा है, स्तंभ 2 दे रखा है, तो आपने इनका मिलान करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, स्तंभ 1 में दे रहा है भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका। तो भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के देखिए 5 तरीके होते हैं। 5 तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं। एक तो जन्म से, एक है आपका जन्म से, एक है पंजीकरण के द्वारा, 5 तरीके होते हैं। एक पंजीकरण के द्वारा, एक है वंशानुगत, 3 हो गए, और एक चौथा है आपका प्राकृतिकरण के द्वारा, 5वां है आपका क्षेत्रीय मिलन कह सकते हैं। जब कोई क्षेत्र भारत में मिल जाता है तो ऑटोमेटिक उसके जितने भी नागरिक होंगे उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। तो 5 तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, पंजीकरण भी है यहाँ पे, तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पंजीकरण हो जाएगा। भारतीय नागरिकता का अंत करने का तरीका, तो वंचित करके, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार विधि के तहत सम्मत तथा विधियों के समान संरक्षण प्रदान करते हैं, मूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए पहले का हो जाएगा आपका सी, दूसरे का हो जाएगा आपका ए, और तीसरे का हो जाएगा आपका बी, यानी कि सी ए बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सी ए बी। तो आप होप सो आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो आप सभी को पता होगा कि भारत में एकल नागरिकता कौन कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको पता है कि अमेरिका है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, वो कंट्री का भी की नागरिकता रखेगा और अपने स्टेट की भी नागरिकता रहेगा। बट भारत में क्या है, भारत में भारतीय नागरिकता है, स्टेट की कोई नागरिकता नहीं। ठीक है, तो इसका भारत में जो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है वह कहाँ से लिया गया है, तो वो ले गया है इंग्लैंड से लिया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब जो है इंग्लैंड से लिया है एकल नागरिकता। देखिए, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है, संघीय सरकार की। जहां संघीय सरकार होगी वहां दोहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जो अमेरिका है, अमेरिका में आपका क्या है, दोहरी नागरिकता है, भारत में एकल नागरिकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। तो उससे पहले मैंने आपको बताया कि नागरिकता 5 तरीके से, भारत में अगर आपने नागरिकता चाहिए तो 5 तरीके से आप नागरिकता ले सकते हैं। अब ये जो भारतीय नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट है किस भाग में रखा गया, तो भाग 2 में आपका नागरिकता है। और जो अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 जो है ये आपके नागरिकता से संबंधित हैं। भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, तो इंपॉर्टेंट है, आगे ये पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली है। तो संघीय प्रणाली का ये ऊपर एक बार पहले भी क्वेश्चन आ गया था, कनाडा से लिया गया है संघीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था। तो जब संविधान जब बन के तैयार हुआ था उसका, तो कब हुआ था वह बन के तैयार, तो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए, जो आपका ये संविधान है, संविधान जब 26 नवंबर 1949 को इसका प्रारूपण तैयार होता, तो इस समय सारे जितने भी इसके वो हैं आर्टिकल से वे सारे नहीं अपनाए, तो पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था, ये अपनाया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो ये आप कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो सर बी.एन. राव थे आपके भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, बी.एन. राव। ये पूछते हैं क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत एक है, तो भारत एक क्या है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए 1956 में राज्यों के पुनर्गठन करने से, तो जब 1956 में राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, तो कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बने थे, तो 14 राज्य और 6 संघीय राज्य क्षेत्र, यानी कि 14 स्टेट और 6 यूटी आपके बने थे 1956 के का जब पुनर्गठन हुआ था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है। तो देखिए, अनुच्छेद 1 में बताया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये पूछा जाता है परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है। तो भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि जो इंडिया अर्थात भारत है वह राज्यों का एक संघ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की उद्देशिका, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो देखिए, अभी तक जो संविधान की उद्देशिका है यानी कि प्रस्तावना है, उसमें केवल एक बार संशोधन किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक बार आपका इसमें अमेंडमेंट हो चुका है संविधान की प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, नहीं की गई है पूछा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो देखिए उसमें सामाजिक भी है, आर्थिक भी और राजनीतिक, इन तीनों न्याय की बात की गई, लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं की गई। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था। तो किस अनुच्छेद के तहत, तो 86वां अनुच्छेद था वह, 86वां अनुच्छेद के तहत
6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो देखिए, उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है, तो ये भी गलत है। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश से निलंबित किया जा सकता है, ये भी गलत है। आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है, तो ये सही है। तो आपातकालीन के दौरान देखिए मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं सारे ही बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1948 में। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ये ऊपर आपको बता दिया गया था, अनुच्छेद 21, निजता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? तो धन का जो केंद्रीकरण है वह आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। धन का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पीसीएस को यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र में? संविधान में संशोधन करने विषय में। जब संविधान में संशोधन होता है तो राज्यसभा की भी शक्तियां इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं जितनी लोकसभा की होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी कस्टोडियन है? तो अभिरक्षक कौन है भारत के संविधान का? तो भारत के संविधान का जो कस्टोडियन है वह आपका भारत का उच्चतम न्यायालय है। जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है वह भारत का जो संविधान है उसका रक्षक है, उसका कस्टोडियन है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? तो देखिए, ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। यूपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद जो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर बी, प्राक्कलन समिति जो होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 आपके लोकसभा से होते हैं और ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक उपबंध है? तो दल बदल कानून जो है आपका 10वीं अनुसूची में है, 10वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दल बदल आपका 10वीं अनुसूची में, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है? ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अवधारणा है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मिलता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें होती है? तो संसद में होती है। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना के बारे में बात करता है? तो पंचायतों की संरचना का जो उल्लेख है वह आपका 243 सी में है। 243 सी में, यानी कि 243 सी में जो पंचायतों की संरचना है, पंचायतों के गठन के बारे में बात करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 243 सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद? क्योंकि विधानसभा की बात करें तो विधानसभा तो आपका सभी राज्यों में है, पर कुछ राज्यों में देखिए विधान परिषद, विधानसभा भी होती है, विधान परिषद भी होती है। तो किन किन राज्यों में विधान परिषद है और टोटल कितने राज्यों में? तो टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है अभी भारत में हाल ही में। कौन कौन से ये आपके राज्य हैं? तो एक तो आपका आंध्र प्रदेश,
6 राज्य में आपको बताता हूँ। आंध्र प्रदेश है, आपका तेलंगाना है, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है और आपका कर्नाटका है। तो टोटल आपके 1 2 3 4 5 6। तो आपसे अगर पूछेगा कि भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो विधान परिषद आपके 6 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए ये था आज का सेशन। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी बच्चों को उसका लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट्स वीडियो है वह आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। साथ में देखिए जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं डालूं तो आपको वो मिल जाए, आपको उसको नोटिफिकेशन आपका उसको प्राप्त हो जाए। क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमको जानकारी नहीं है, तो जानकारी तभी होगी जब आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वह रेगुलर बेसिस पे मिल सके। तो देखिए आपके पास बहुत समय कम रह गया, मात्र आपके पास अब 3 दिन रह गए हैं। 30 जून को आपका पेपर है। सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर कहीं किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आजकल में उसको कवर अप करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।